गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आपका 12th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपकी यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3, और इसमें हम मैग्नेटोस्टैटिक्स करने जा रहे हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट पे रख के स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में चार्जेस को मूव करा के उसका एक इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करने के बाद आपके पास क्या आया था कि देखिए करंट जो है ना, करंट को आप वैसे पहचान नहीं सकते, करंट इस वायर में है या नहीं, ऐसे कैसे जानते हैं आप। करंट को जानने के लिए करंट के इफेक्ट्स को जानना पड़ता है। करंट के इफेक्ट्स क्या क्या है, जैसे आप उसको छूते हो तो शॉक लगता है, एक इफेक्ट तो यही हो गया, ऐसे पहचान लोगे आपकी करंट था या नहीं। दूसरा करंट का इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मतलब कि करंट जब किसी वायर से या किसी भी कंडक्टर से गुजरता है तो क्या होता है, उधर रेजिस्टेंस की वजह से चार्जेस के फ्लो में रुकावट आती है, जब लगातार आपके इलेक्ट्रॉन्स एटम या आयन से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो जैसे कोई भी अपरेटस आप पूरी रात चला देते हैं, पंखा वगैरह, तो सुबह तक गर्म हुआ मिलता है आपको, है ना। ऐसे ही वायर भी गर्म हो जाते हैं, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। ओके, तो आप करंट को हीटिंग इफेक्ट से भी पहचान सकते हैं। अनदर वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, आपका जो 12th में है वो सेम बिल्कुल वही है जो आप 10th क्लास में कर चुके हो, ठीक है। इसलिए मैंने उसको कराने की अभी कुछ ज़्यादा ज़रूरत समझी नहीं। H=I²RT, उससे ज़्यादा उसमें कुछ दिया नहीं हुआ है। ओके, इसके अलावा फिर आपको करंट को आप उसके मैग्नेटिक इफेक्ट से पहचान सकते हो, ये भी आप 10th क्लास से स्टार्ट करके आए थे और स्टेट एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो करंट का एक और इफेक्ट जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट है वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने यूनिट का नाम तो वैसे तो अलग ही है, जैसे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, पर मैंने नाम लिखा है मैग्नेटोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब फिर से रेस्ट पे है, पर क्या इधर चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे, जबकि आप ये बोलो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब है जो करंट होगा वो आपके पास स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब कि करंट जो है वो आपके पास डीसी करंट है, स्टेडी करंट है। तो इस यूनिट में हम जो करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आपका जो करंट यूज़ होगा वो डीसी करंट यूज़ होगा, डायरेक्ट करंट यूज़ होगा, जो आपको सेल या बैटरी से मिलता है, जो एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, ठीक है। ओके, वैसे आपके दो तरीके के करंट होते हैं, डीसी और एसी। एसी करंट आपका 4th यूनिट में जाके पढ़ेंगे हम। अभी फ़िलहाल वहाँ पे फिर एसी करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फिनोमेना पढ़ेंगे, यहाँ पे हम डीसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फिनोमेना पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स मैंने लिखा है। ऑलराइट, इस यूनिट के अंदर देखिए स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस यूनिट में बार बार है ना डायरेक्शंस का यूज़ होएगा। बहुत तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, स्ट्रेट वायर की वजह से, कर्व वायर की वजह से, एक मैग्नेट की वजह से, ठीक है। तो बहुत सारी फॉर्मूलेज हो जाएंगे आपके पास, या बहुत सारे तरीके हो जाएंगे आपके पास डायरेक्शन निकालने के लिए। तो वहाँ पे कुछ थोड़े सा आपकी पुरानी नॉलेज यूज़ होएगी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने की, तो मैं उसको बताते हुए चलूँगा, वहाँ से स्टार्ट करूँगा और फिर इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हम पहले इसमें सीख रहे हैं क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं, ये पहले से ही आता है वैसे हमको, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता था आपके पास, जैसे ए क्रॉस बी ऐसे लिखते थे ना, ए क्रॉस बी, ये वेक्टर कौन सा होता था, कैसे निकालते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड ए यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि गुणा करने के बाद जो आंसर आता है वो इटसेल्फ एक वेक्टर होता है। तो गुणा करने के बाद देखो ये मैग्नीट्यूड लिखा, ये मैग्नीट्यूड लिखा, साइन थीटा इटसेल्फ एक स्केलर है, ठीक है। तो डायरेक्शन किसने दी, इस एन कैप ने। ये जो एन कैप होता था, मतलब कि गुणा होने के बाद जो आंसर आया आपके पास, वो आंसर क्या देता है, जो ये एन कैप होगा इट इज़ परपेंडिकुलर टू, जो ये एन कैप होता है ये परपेंडिकुलर टू होता है वेक्टर ए के, ये परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के, ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी का जो आंसर आता है आपके पास, वो आंसर क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होने वाले इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों जिस भी प्लेन में हो उसके भी परपेंडिकुलर होता है। प्लेन से मतलब जैसे ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है, अगर इस रूम की बात करूँ तो इसके फर्श को अगर मैं एक्स वाई प्लेन मानूँ, अगर ये ए और बी, ए को मैं इस साइड से शो कर रहा हूँ, बी को उस साइड से शो कर रहा हूँ, तो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा
तो वो एक्स वाई में ना आके उसके परपेंडिकुलर आएगा। एक्स वाई का परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है? जेड प्लेन, है ना। तो जेड प्लेन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व होके आएगा वो ऊपर भी डायरेक्शन रख सकता है, नीचे भी डायरेक्शन रख सकता है। तो वो डायरेक्शन निकालना ही हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दैट इज यूज्ड इन दिस वेक्टर प्रोडक्ट। ऑलराइट, लेट्स डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास रूल है, आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड रूल यूज करेंगे। ये क्या बोलता है आपको, आपके पास जो भी दो वेक्टर्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आपको क्या करना होता है, अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड की फिंगर्स को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में कर दीजिए। दोबारा से अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड की फिंगर्स को फैलाना है किस डायरेक्शन में, जो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले नंबर पर वेक्टर लिखा हुआ है उस डायरेक्शन में फैला दीजिए। फिर उसको आपने कर्ल करना है, ऐसे घुमाना है। अब उंगलियों को आप पीछे की तरफ तो मोड़ नहीं सकते, ऐसे ही मोड़ेंगे कर्ल। फिर आपको राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, किस डायरेक्शन में कर्ल करना है, जिस डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को फैलाना है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर को मोड़ना है। तो जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दिया करेगा। दिस इज राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, ठीक है भाई, बात क्लियर है। तो जैसे मान लो वेक्टर ए ये है एक्स डायरेक्शन में, वेक्टर बी ये है आपके पास वाई डायरेक्शन में। तो आपसे ए क्रॉस बी पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालिए भाई। ए क्रॉस बी मेथड क्या है, राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में कर दो। फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन एक्स की तरफ है, उस तरफ किया, ए की डायरेक्शन में किया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। फिर आपका दूसरा क्या है, आपको बी वेक्टर की डायरेक्शन में इसको मोड़ना है। तो भाई अगर आप ऐसे कर लेते, बी तो ऊपर की तरफ है, ऐसे कैसे मोड़ते उंगलियों को, तो आपको क्या करना है, उसी के अनुसार अपनी फिंगर्स को ऐसे ए की डायरेक्शन में किया, बी ऊपर की तरफ है, बी की तरफ मोड़ा, ठीक है। मुड़ गया तो थंब किस तरफ गया, ऐसा हवा में, आउट ऑफ द बोर्ड, बोर्ड से आउटवर्ड। तो आपके पास जो इसकी डायरेक्शन आएगी दैट विल बी आउटवर्ड फ्रॉम बोर्ड प्लेन ऑफ बोर्ड। जो बोर्ड का प्लेन है उससे आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन रहेगी। अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना होता है इसी में, इफ यू हैव टू कैलकुलेट बी क्रॉस ए इन दिस, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वेक्टर आपके पास बी है, बी ये है, ए कौन है, ये, तो ए की साइड मोड़ेंगे, बी की फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स करा, सेकंड ए की डायरेक्शन में मोड़ा, तो आपके पास थंब किधर आया, अंदर की तरफ आया, तो आपकी बार इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। ध्यान देना, ये कैसे आई, इनवर्ड। तो ए क्रॉस बी की तो डायरेक्शन आउटवर्ड थी, अगर ये उलट दिए, बी क्रॉस ए कर दिया तो इनवर्ड आ गई। इसलिए ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ओके, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसमें ये एन कैप लिखोगे, इसकी डायरेक्शन एक बार प्लस एन है, एक बार माइनस एन है। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी को आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, इधर माइनस कॉमन ले लो या माइनस लगा लो और बी क्रॉस ए कर लो, तब हो जाएंगे ये। इसकी डायरेक्शन उल्टी है और एक माइनस से और गुना कर दिया, वो माइनस आपका डायरेक्शन को वापस से वही कर देगा जो उस वाले की थी। ओके, तो ए क्रॉस बी माइनस के बी क्रॉस ए के बराबर होता है, ये याद रखेंगे हम। ओके, डायरेक्शन निकालनी आई। कई बार आपको क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में इधर बाहर कुछ स्केलर भी दे देते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, वो स्केलर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन यू की यू रहेगी जो आपने ए क्रॉस बी से निकाली है। पर अगर बाहर लगने वाला स्केलर आपके पास नेगेटिव है तो आपके पास डायरेक्शन जो भी आएगी ना ए क्रॉस बी को सोल्व करके, उससे उल्टी डायरेक्शन आप बताएंगे आंसर में, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी के बाहर नेगेटिव साइन लगा है तो जो भी आप डायरेक्शन इस रूल से कैलकुलेट करेंगे उससे बाहर माइनस साइन की वजह से वो डायरेक्शन एकदम उलट देंगे, रिवर्स कर देंगे। अगर बाहर प्लस का साइन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जो आपका आंसर था वही आपके पास आंसर रहेगा डायरेक्शन वाइज। बस हम डायरेक्शन निकालना सीख रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करना नहीं सिखा रहा मैं आपको, वो आपने 11th क्लास में सीखा है, ठीक है। डायरेक्शन आई होप सबको क्लियर होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। यही आपको बताना था इसमें मैंने डायरेक्शन के रोल में, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज़ और इसमें जैसे हमने सीखा है, अगर आपको जैसे आई क्रॉस जे निकालना हो, आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर क्या होता था, एक यूनिट वेक्टर था आपके पास जो कि एक्स डायरेक्शन शो करता है, जे यूनिट वेक्टर है जो वाई डायरेक्शन शो करता है, और के कैप कौन सा यूनिट वेक्टर होता है जो जेड डायरेक्शन शो करता है। तो आपको आई का पता है कि आई एक्स डायरेक्शन शो करता है, ये आई कैप होता है, वाई आपका जे कैप वेक्टर से शो होता है। तो आपको आई क्रॉस जे करना है, तो बताना आंसर क्या आएगा, आई क्रॉस जे।
आई की डायरेक्शन में फिंगर करी, जे की डायरेक्शन में कर्ल की, तो हवा में पॉजिटिव जेड एक्सिस आ रहा है। पॉजिटिव जेड एक्सिस को आप क्या बोलते हैं, के कैप। तो आई क्रॉस जे का आंसर के कैप। ऐसे ही अगर मैं आपसे जे क्रॉस आई पूछ लेता तो अभी पीछे बता के आया था, ये इसका जस्ट उल्टा है, तो ये माइनस साइन के साथ आंसर आता है। ओके, अगर आपको सपोज करो जे क्रॉस के निकालना है, जे क्रॉस के, भाई जे आपके पास कहीं ले लो, जैसे मान लो ये जे है, के कौन सा था, पॉजिटिव के हवा में था, तो जे क्रॉस के निकालो। देखो कैसे, जे इस तरफ है तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर करी, जे की डायरेक्शन में फिंगर करी, जे ऐसा है, जे की डायरेक्शन में फिंगर्स कर ली। मोड़नी किधर है, के की डायरेक्शन में, के हवा में है, के जेड डायरेक्शन होती है, जो पॉजिटिव जेड बाहर है, नेगेटिव जेड अंदर है, तो पॉजिटिव के की डायरेक्शन में फिंगर करनी है, तो पॉजिटिव बाहर की तरफ है, फिंगर करी तो आंसर किधर आया, प्लस के आई कैप की तरफ, आंसर किधर आया, प्लस के आई की तरफ। इसको उल्टा करेंगे तो के क्रॉस जे कर देंगे तो माइनस का आई आएगा। तो इस तरीके से निकालते थे ये डायरेक्शन, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख लेते थे, आप आई जे और के लिखते थे। अगर आई क्रॉस जे करना है, अगर आई क्रॉस जे करना, आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई क्रॉस जे आंसर देता आपके पास के कैप, ठीक है, अभी किया था, आई क्रॉस जे आंसर देता है के कैप। अगर जे क्रॉस कैप के कैप आपसे पूछा जाए तो आंसर आएगा आई कैप, जे क्रॉस के पूछा जाए तो आंसर आई कैप। इसी तरीके से के क्रॉस आई पूछा जाए तो आंसर आएगा जे कैप। के क्रॉस आई कैसे निकाला, के आपका हवा में था, आई ये है, के क्रॉस आई तो आंसर जे कैप आया, है ना, ऐसे निकाल दिया। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आंसर नेगेटिव के साथ आएंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस का के कैप आएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस का जे कैप आएगा, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस का आई कैप आएगा। तो ऐसे करते थे आप, है ना। तो ये था आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट, इसका इतना ही बताने की जरूरत थी आपको डायरेक्शन वाइज। आगे जाके आपके पास जितने भी डायरेक्शन वायरेक्शन यूज होंगी आपके पास, ठीक है, इसलिए ये बता दिया मैंने। देखो इस मैग्नेट वाले जो चैप्टर है, इनको स्टार्ट करने से पहले, स्टार्टिंग में मैग्नेटिज्म जब आया आपके पास, तो उस टाइम तक इलेक्ट्रिक फिनोमिना और मैग्नेटिक फिनोमिना को दोनों को बिल्कुल अलग समझा जाता था, ठीक है। ओरेस्टिड 1820 के आसपास उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ओरेस्टिड के आने से पहले इलेक्ट्रिक फिनोमिना अलग और मैग्नेटिक फिनोमिना अलग समझा जाता था। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना, ऐसा समझा जाता था। इलेक्ट्रिक वाले अपना इलेक्ट्रिक को अलग से पढ़ते रहते थे, मैग्नेटिक वाले अपना मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, मैग्नेट के बारे में, करंट वरंट से कोई नहीं था, मैग्नेट से जो भी मैग्नेटिक फिनोमिना जुड़ा हुआ है, मैग्नेट का तो पता ही था उस टाइम लगा ना। तो मैग्नेट से रिलेटेड वे अपने फिनोमिना पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फिनोमिना वाले अपना इलेक्ट्रिक वाला कर रहे थे, और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं थी, ऐसा सोचा जाता था। फिर क्या हुआ, 1820 के आसपास ओरेस्टिड जो साइंटिस्ट था वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट, ये आपका 10th क्लास में भी आया था। ओरेस्टिड ने कुछ ज़्यादा कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो बस उससे एक्सीडेंटली हो गया था ये। वो क्या कर रहा था भाई, एक मतलब करंट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है। किसी वायर में बार बार करंट देना पड़ रहा था उसको, कभी करंट दे रहा था, कभी कम कर रहा था, कभी ज़्यादा कर रहा था, तो कभी बंद भी कर रहा था। तो वो एक वायर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके साथ टेबल पे एक कंपास नीडल रखी थी, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कंपास नीडल, क्या नाम लिया मैंने, कंपास नीडल। कंपास नीडल क्या होती है, कंपास नीडल जैसे ऐसा गोल सा चक्रा होता है, इसमें ये डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होती है। इसके अंदर एक आपके पास नीडल होती है, सुई होती है, जो कि मैग्नेट की बनी होती है। ये यहाँ से बीच से फिक्स होती है, ये ऐसा चारों तरफ घूम सकती है, ठीक है। ये क्या है, ये एक मैग्नेटिक नीडल है। ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल, जो कि एक मैग्नेट की बनी होती है। और उस टाइम तक बस हमको ये पता था कि एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए, एक मैग्नेट को उसकी जगह से हिलाने के लिए या तो हाथ से हिला लो, या वरना उसके लिए आपको एक मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, दूसरी मैग्नेट या दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल उसके पास लाना पड़ेगा, तभी वो अपनी जगह से हिलेगी, ठीक है। एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, इतनी बात हमको पता थी। ऑलराइट, ठीक है भाई। आपको पता है ना कि एक चुंबक अगर मेज पे रखी है तो दूसरी चुंबक उसके पास लेके जाएंगे, या दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल उसके पास लेके जाएंगे, तभी वो अपनी जगह से हिलेगी। आप प्लास्टिक लेके जाएंगे तो नहीं होएगा। इतना बात हमको क्लियर है ना। तो उसको भी ये बात क्लियर थी, इस मैग्नेटिक नीडल को अपनी जगह से हिलने के लिए दूसरी मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। इसमें ये हरदम डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से ये अपनी डायरेक्शन दिखाती रहती है। अर्थ पे डायरेक्शन देखने के लिए यूज होती है, वो भी देखेंगे कैसे ये डायरेक्शन दिखाती है। आप इसके पास कोई मैग्नेट लेके जाओगे ना, तो क्योंकि ये खुद एक मैग्नेट है और आप एक और मैग्नेट लेके जा रहे थे, उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, जो भी आप रूल पढ़ के आए अट्रैक्शन रिपल्शन के मैग्नेट्स के बीच में 10th क्लास में, वो फॉलो होकर ये अट्रैक्ट या रिपेल होती है, घूमने लग जाती है। ओके,
तो ओरेस्टेड क्या कर रहा था, ये एक वायर है, वायर में करंट दे रहा था, जैसे सपोज करो करंट की डायरेक्शन उस तरफ है, डीसी करंट वो दे रहा था। तो ये कंपास नीडल जो यहाँ पे रखा हुआ था ये अपना नॉर्थ दिखा रहा था, यूजुअली ये नॉर्थ ही दिखाता रहता है, ठीक है, कंपास नीडल आपकी नॉर्थ साइड दिखा रहा था। तो उसने क्या देखा, जैसे ही इसमें करंट दिया, अभी सपोज करो करंट नहीं है, यहाँ से कुछ बैटरी वैटरी लगा लो, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, ठीक है। इस तरीके से वायर था, वायर में उसने क्या किया, जैसे ही स्विच ऑन किया करंट चालू हुआ, करंट यहाँ से गया, जैसे ही उसने स्विच ऑन किया देखा उसने कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्शन उस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, किधर भी, बस इससे छोड़ के तो भाग नहीं सकती सुई, सुई इसके अंदर ही घूम सकती थी, तो वो डिफ्लेक्ट हुई, आइधर थोड़ी बहुत लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी या थोड़ी बहुत राइट में डिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन उसने शो करी, ठीक है। जैसे ही उसने करंट बंद करा ये वापस से उसी जगह पे आ गई जिस जगह पे ये पहले थी। दोबारा से सुनिए, करंट जैसे ही दिया तो सुई डिफ्लेक्ट होगी, अभी हमें नहीं पता ये लेफ्ट में गई या राइट में गई, बस ऐसा लगा लो डिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी सी या लेफ्ट में चलेगी या थोड़ी सी राइट में चलेगी, थोड़ी सी चली गई, वहां पे जाकर रुक गई, ठीक है। जैसे ही इसने करंट बंद किया तो ये वापस से उसी जगह पे आ गई। फिर इसने क्या देखा, करंट को ज्यादा करके देखा, पहले तो इसका ध्यान नहीं गया, फिर इसने देखा कि भाई ये सुई ऐसे क्यों हिल रही है, क्योंकि ये जानता था कि भाई जो कंपास नीडल की सुई है वो तभी हिलेगी जब वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि आसपास कोई मैग्नेट तो रखी नहीं है, तो ये आपके पास कंपास नीडल क्यों हिल रही है। उसने बस क्या ऑब्जर्व किया कि मैं तो भाई करंट दे रहा हूँ, इस करंट को देने की वजह से ये सुई हिल रही है। उसने देखा करंट बंद कर दिया तो सुई हिलनी बंद। फिर उसने क्या देखा, करंट ज़्यादा दे दिया तो पहले जैसे थोड़ी बहुत हिली थी तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने लगी, करंट ज़्यादा दे दिया तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुई, करंट कम दिया तो कम डिफ्लेक्शन हुई, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ये, अभी ध्यान देना, ठीक है। करंट ज़्यादा दिया तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट, करंट कम दिया तो कम डिफ्लेक्ट। इतनी बात तो क्लियर होगी कि करंट पे ही डिपेंड करना है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, करंट ज़्यादा कम कर लिया, करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी। करंट पहले उस तरफ जा रहा था, उसने बैटरी को रिवर्स किया तो करंट की डायरेक्शन उलट गई, ठीक है। करंट की डायरेक्शन उलट गई तो करंट इस तरफ जाने लग गया। अब जैसे ही करंट इस तरफ जाने लग गया तो उसने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन अगर पहले लेफ्ट साइड में हो रही थी तो अब राइट साइड में दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होने लगी, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो इतना सारा काम होने के बाद एक बात तो तय है ना कि भाई करंट दे रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आ रही है, ज़्यादा दे रहे तो ज़्यादा आ रही है, कम दे रहे तो कम आ रही है, तो करंट से ही तो रिलेटेड है ये फिनोमेना। तो भाई करंट की वजह से एक मैग्नेट का डिफ्लेक्ट होना, और एक पुरानी नॉलेज क्या बोलती थी कि कोई मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट होती है जब वहां पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहा हो, है ना, जब वहां पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहा हो कोई भी, तभी डिफ्लेक्ट होती है आपके पास। तो उसने यहाँ से क्या बोला कि जो ये करंट दे रहे हैं इस करंट की वजह से जरूर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड के आसपास ये कंपास नीडल रखी थी जिसके इफेक्ट में ये आई और ये आपके पास डिफ्लेक्ट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड तो सभी पढ़ के आए हैं, किसी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड वो स्पेस जहाँ तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट आप फील कर सके, कोई दूसरी मैग्नेट फील कर सके, है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ से ही जर्नी स्टार्ट हुई कि एक करंट की वजह से भाई मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। क्या फिनोमेना निकला कि भाई कंपास नीडल मुड़ी है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, ओके। अब फिर उन्होंने बोला कि जो भाई करंट है ये बनता कैसे है, जो उसका करंट का मेन कारण क्या होता है। करंट का मेन कारण होता है चार्जेस का फ्लो होना। करंट का मेन कारण क्या होता है, चार्जेस का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना। तो अल्टीमेटली रीजन ये निकल के आया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बोल लो, या फिर करंट जिस वजह से होता है चार्जेस के फ्लो की वजह से, मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सा चीज निकल के आई, देखो चार्ज जब आपके पास, चार्ज जो होता था अगर वो रेस्ट पे होता था चाहे वो रुका हो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होता था। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है, ये बात हुई थी हमारे पास, ऑलराइट। तो अगर चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्ज मूविंग है, इफ चार्ज इज मूविंग, अगर चार्ज मूविंग है तो मूविंग चार्ज करंट बनाएगा, तो मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा मूविंग चार्ज के आसपास, ठीक है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, ध्यान देना, चाहे मूविंग हो चाहे रेस्ट पे हो चाहे कैसा भी हो, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी था इधर भी है, पर अब मूविंग है तो उन्होंने बोला एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ओके। तो ये चार्ज की एक और प्रॉपर्टी आ गई एक तरीके से कि मूविंग चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। फिर इसने आगे क्या बताया, इसने बताया कि ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होएगा, ये एम्पियर्स ने बताया, एम्पियर स्विमिंग रूल है। आगे क्या है,
एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या बोलता है? एम्पियर स्विमिंग रूल ये बोलता है कि आपके पास कि ये डायरेक्शन बताता है कि कंपास नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो ये बोलता है कि जिस तरफ करंट जा रहा है ऐसा समझो कि आप उस तरफ तैरने लग रहे हो, स्विम कर रहे हो उस तरफ, ठीक है। जिस तरफ भी करंट है आप ऐसा समझो कि उस तरफ आपका सिर है और दूसरी तरफ पैर है, आप उस करंट की डायरेक्शन में तैरने लग रहे हो। ओके, तो हरदम जो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होएगी उस करंट की वजह से उस तैरने वाले बंदे के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हुआ करेगी। ओके, तो हरदम कंपास नीडल स्विमर की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होएगी उस स्विमर के जो आपका करंट की डायरेक्शन में तैरने लग रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन में उसके सिर है और दूसरी साइड उसका पैर है। तो फॉर एग्जांपल करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो वो क्या कंसीडर करेगा, एक स्विमर जो है वो उस साइड तैरने लग रहा है, करंट की डायरेक्शन में सिर है और पीछे उसका पैर है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, बताओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगा ना हमारा, लेफ्ट हैंड साइड उस तरफ अगर मैं तैर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड ये बनेगी। तो जो कंपास नीडल है ये हल्की सी इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कंपास नीडल जो इधर थी वो इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, अगर करंट की डायरेक्शन इस साइड होती तो ये ऐसा समझता कि मैं इस तरफ तैरने लग रहा हूँ, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर पड़ता तो कंपास नीडल इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाती। ओके, तो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन एम्पियर स्विमिंग रूल से निकाली जा सकती है, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने फर्दर आगे ये भी एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंट करके कि भाई किसी वायर को अगर मैं किसी कागज़ से, कोई कागज़ है, कागज़ में या कोई कार्डबोर्ड है उसमें कोई छेद करके एक वायर गुजार दूँ और उस वायर में अगर मैं करंट दे दूँ, करंट देने से पहले अगर मैं इधर आयरन फिलिंग्स डाल दूँ कैसे कैसे करके, और मैं अगर करंट दे देता हूँ तो जो आयरन फिलिंग्स है अपने आप को कोसेंट्रिक पैटर्न्स में अरेंज कर लेती है उस वायर के, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट भी उसी ने किया था। क्या, अगर एक कागज़ है, कागज़ में छेद किया, एक वायर गुजार रखा है और आयरन फिलिंग्स डाल रखी है, वायर में जैसे ही करंट दोगे आयरन फिलिंग्स अपने आप को उस वायर के चारों तरफ कोसेंट्रिक, मतलब सेंटर एक ही है, बहुत सारे सर्कल बन गए, कोसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द, भाई आयरन फिलिंग्स भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही अरेंज होती है। तो ये भी यही शो कर रहा है कि इस करंट कैरिंग वायर के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दैट वाज द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब इसने ये तो बता दिया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, पर कितना है ये नहीं बता पाया, ठीक है। ये किसने बताया आगे, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज बायोट-श्वार्ट्ज लॉ। ये किसने बताया, बायोट-श्वार्ट्ज ने। बायोट-श्वार्ट्ज साइंटिस्ट था, बायोट एंड श्वार्ट्ज उन्होंने बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बायोट-श्वार्ट्ज लॉ। बायोट-श्वार्ट्ज लॉ, ये क्वेश्चन ऐसा आता है मतलब कि बायोट-श्वार्ट्ज लॉ क्या है और इसकी एक एप्लीकेशन आती है। इसके हमारे पास जनरली 3 एप्लीकेशन है बायोट-श्वार्ट्ज लॉ की। एक, आपको लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आसपास। फिर आपको क्या करना है, एक सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके एक्सिस पे और उसके सेंटर पर, ठीक है। एक बार एक रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और एक बार एक वायर, सर्कुलर वायर या उसी रिंग की बात कर ले उसके सेंटर पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जनरली आपके पास ये 3 ही एप्लीकेशन है, वरना इसके अलावा भी आप सिलेंडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। एक सिलेंडरिक, एक कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये भी ऐड कर सकते हैं, पर उनको आगे जाके एम्पियर्स रूल में जाके करेंगे, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ में करेंगे। तो जनरली 3 ही एप्लीकेशन है और क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि बायोट-श्वार्ट्ज लॉ का यूज करके एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप निकाल दें, या एक रिंग के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकाल दें। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, ओके। तो बायोट-श्वार्ट्ज लॉ ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है, मतलब कि ये एक एक्सपेरिमेंट बेस पे बना हुआ है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि है ना ये बिल्कुल स्मॉल से कंडक्टर के लिए बना हुआ है। स्मॉल से कंडक्टर के लिए लॉ को बनाया गया था। यह लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, सपोज करो ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज करो आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ओके। और आपको इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, किस तरीके का होगा वो अभी नहीं पता। इस करंट की वजह से इस पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से डिनोट करते हैं और ये एक इसको कई बार मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल देते हैं, या इसको कई बार मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है।
वैसे आज एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में आगे आने वाला है, अभी कुछ इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो यूनिट होती है वो आपके पास टेस्ला होती है, ठीक है। टेस्ला कैपिटल टी, साइंटिस्ट का नाम है टेस्ला, ठीक है, निकोला टेस्ला। तो कैपिटल टी इसकी ये यूनिट है, या फिर इसकी और भी यूनिट है, दैट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो ये वेबर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, ओके। तो ये यूनिट वहाँ से आई है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे ये तब आएगी। तो जनरली आप टेस्ला याद रखें फिलहाल अभी, बस इतना ही मैग्नेटिक फील्ड के, अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतना ही जानना काफ़ी है आपके लिए। आगे जाके ये यूज़ होंगे, तब आगे जाके सारा ही आ जाएगा ये, तब समझ लेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये लो क्या बोलता है, अच्छा देखो लो को लगाने का स्टेप क्या है। स्टेप 1 आपके पास ये रहेगा, स्टेप 1 क्या रहेगा, आपको एक स्मॉल करंट एलिमेंट मानना है, आपको एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। तो जो वायर है ना, वायर पे आपको क्या करना है, एक छोटी सी लेंथ कंसीडर कर ली है, कर लेनी है, दैट इज DL लेंथ, ऐसी कर ली। इस DL लेंथ की जो डायरेक्शन होगी, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक तरीके से, इसकी जो डायरेक्शन होएगी जो वायर की लेंथ है उसके टेंजेंट के अलॉन्ग होएगी, तो मतलब यही डायरेक्शन है इसकी, और करंट की डायरेक्शन में होगी। भाई टेंजेंट तो ऊपर भी बन सकता था, नीचे भी बन सकता था दोनों डायरेक्शन में, पर DL की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में, करंट ऐसा ऊपर जा रहा था तो ऊपर की तरफ लेना, करंट की डायरेक्शन में और इस वायर की लेंथ के टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। तो ये DL एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब पूरे वायर में आई करंट जा रहा है, इसके हर पोर्शन से आई करंट जा रहा है, तो DL लेंथ से भी आई करंट जाएगा। तो जो ये IDL है, IDL इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना। ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है IDL, जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन है। फर्स्ट स्टेप हुआ कि आपको एक छोटी सी DL लेंथ मान लेनी है वायर पे, कहीं पर भी आपकी मर्जी है, वायर पर कहीं पर भी एक छोटी सी लेंथ DL मान लीजिए। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जहां पर भी वो मानना है उस लेंथ को आप उस पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए ले जाके जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो आपने इस पॉइंट को इस DL से मिला दिया, जिस पॉइंट को मिलाया है उसकी कुछ पोजीशन भी होगी इस वायर के रिस्पेक्ट में, उसको आप R उसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, ठीक है। जनरली R ही लिया है हर जगह, तो आप भी R ही ले लीजिए। दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, जो आपने DL लेंथ ली है वहां से उस P पॉइंट की पोजीशन वेक्टर आपको ड्रॉ कर देना है, ड्रॉ कर दिया R से, ठीक है। फिर आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो ये वेक्टर था DL वेक्टर जिसकी डायरेक्शन लेंथ के अलोंग करंट की डायरेक्शन में थी, और जो ये R वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर आपने लिया है P पॉइंट का, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको आप थीटा मान लीजिएगा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन current element and the position vector of point P where you have to calculate the magnetic field, alright। थीटा तीसरा स्टेप ये था। तो अब ये क्या बोलता है कि भाई इस छोटे से ध्यान देना, इतना छोटा एलिमेंट एक्सपेरिमेंट में बनाना मुश्किल है, इसलिए एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये छोटे से एलिमेंट की वजह से पहले यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, जैसा यही प्रोसीजर चलता है फिजिक्स में, एक बड़ी सी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम छोटे से हिस्से की वजह से उस जगह को स्टडी करते हैं, और फिर उस पूरी बड़ी प्रॉब्लम को ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हिस्सों में बांट के सबको स्टडी करके और लास्ट में रिजल्ट को समराइज कर देते हैं। इन द सेम वे आप पहले इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे DB, फिर आप बोलेंगे ऐसा एलिमेंट तो मैं यहाँ पर भी कंसीडर कर सकता था, यहाँ कर लो भाई, यहाँ करने के बाद उसकी वजह से अलग से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, फिर यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, ऊपर नीचे सब जगह करके जितने भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, नेट फील्ड एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो सबका वेक्टर सम कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है, यही प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस छोटी सी लेंथ की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड DB इस जगह पे निकाला, ठीक है, या ऑब्जर्व किया। तो बायोट-स्वार्ट्ज लॉ क्या बोलता है, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। जितना करंट ज्यादा फ्लो होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखेगा। आपको ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी दिखा था। अगर आपने यहाँ पे कोई कंपास नीडल रखी होती, अगर आपने यहाँ पे कोई कंपास नीडल रखी होती तो उसने देखा था ना, करंट ज्यादा कर दिया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है, करंट कम कर दिया तो डिफ्लेक्शन कम है, तो मतलब करंट की अमाउंट में डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो उस पॉइंट पे होगा वो इस करंट पे डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर करंट कितना ज्यादा या कम जा रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के।
दूसरा, ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P। जो ये r डिस्टेंस है ये कितनी दूर है भाई, एक मैग्नेट के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। अब ऐसा नहीं है ना, एक यहाँ पे इस रूम में एक मैग्नेट रखी है, वो अमेरिका तक रखी है, एक मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, वो पास रखी को तो अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाते हो उतना ही कम रिपल्सन हो जाती है ना, पता है ना, रिपल्सन अट्रैक्शन उतनी ही कम हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, डिस्टेंस के साथ आपके पास ये फोर्स है ये वीक होता चला जाता है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद जो ये dB है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ सेगमेंट। आपने कितनी लेंथ को लेकर ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला है भाई, ये तो एक तरीके से ऐसा लगा लो छोटा सा वायर है, इसकी वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। जितना बड़ा वायर, अब देखिए भाई सब की वजह से dB निकाल के जोड़ रहे हो तो पूरे वायर का तो बहुत ज़्यादा ही आएगा ना आपके पास। तो dB का छोटी लेंथ है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, जब ज़्यादा बड़ी लेंथ सेगमेंट लोगे तो ज़्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आएगा। तो इस लेंथ सेगमेंट के भी ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। एक और चीज़ इन्होंने फाइंड आउट करी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एंगल डिपेंडेंट भी है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एंगल डिपेंडेंट भी है। कैसे? इन्होंने क्या देखा कि अगर मैं इस लेंथ सेगमेंट और इस आर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता हूं तो मेरे को मैक्सिमम फील्ड मिलता है पी पॉइंट पर 90 डिग्री, मतलब ये पी पॉइंट बिल्कुल इसके सामने ले लिया 90 डिग्री पर, तो उनको मिला मैक्सिमम फील्ड। इसने क्या देखा, मैंने एंगल थोड़ा घटाया। कैसे एंगल घट सकता है? मैं इस पॉइंट पर आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड बता दो, इस पॉइंट पे पूछूंगा तो अब की बार एंगल ये कम हो गया आपके पास, पहले ये पूरा था अब ये कम हो गया। एंगल कम किया तो इन्होंने क्या देखा, एंगल लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, आपके पास फील्ड जो है ये भी डिक्रीज होने लग गया। फिर मान लो इस पॉइंट पे पूछा तो फील्ड उन्होंने देखा और डिक्रीज हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे पूछते तो फील्ड और डिक्रीज हो गया क्योंकि एंगल कम होता जा रहा है, यहाँ पे एंगल और कम हुआ है, यहाँ पे एंगल और कम हुआ है, इस तरीके से, है ना। जब आप वायर पर ही आगे, वायर पर आने के बाद देखिए ये वायर था, आप यहाँ वायर पे आगे, डीएल कौन सी लेंथ होती थी, ये करंट की डायरेक्शन में ये डीएल है, पी पॉइंट यही आ गया, तो आर कौन सा पॉइंट होता था, इस डीएल से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसी को आर लेते थे। तो आर और डीएल एक ही डायरेक्शन में हो गए, आर और डीएल एक ही डायरेक्शन में हो गए तो थीटा कितना बोल लोगे, 0 डिग्री। तो जब आप वायर पर ही आ गए तो उस टाइम पे एंगल आपके पास कितना है, 0 डिग्री। और इन्होंने देखा कि जब वायर के ऊपर ही आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम मतलब कि 0 मिल रहा है, ठीक है, 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। फिर उन्होंने क्या देखा कि आपके पास फिर बढ़ने लग गया, फिर बढ़ने लग गया, 90 पर मैक्सिमम हो गया, 180 पर फिर मिनिमम हो गया। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बिहेव करता है जो 90 पर मैक्सिमम वैल्यू दे, 0 डिग्री पर 0 दे, इस तरीके से, और बिटवीन 0 और 90 डिग्री आपकी इन बिटवीन वैल्यू दे। तो ऐसा साइन जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो बिहेव करता है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली देखा भाई, इन्होंने कंपास नीडल यहाँ रखी तो डिफ्लेक्शन सबसे मैक्सिमम आ रही थी, यहाँ रखी तो कम हो गई, यहाँ रखी तो कम हो गई, तार पे ही रख दी तो खत्म डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल पता चल रहा है कि ये साइन कर्व को फॉलो कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है ये एंगल डिपेंडेंट है, ध्यान देना, कूलॉम्स लॉ वगैरह जो थे वो एंगल डिपेंडेंट नहीं थे। ओके, तो ये आपने बायर-स्वार्ट्ज लॉ ने ये आपको दे दिया कि इन चीज़ों पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। आगे चले, अगर इन सबको कंबाइन करा जाए तो आपके पास क्या बनेगा, dB is directly proportional to IDL sin थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आ गया, सबको मिला दिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू को सपोज k है, IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दिस k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड दिस डस डिपेंड ऑन द चूज ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। चॉइस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर यह डिपेंड करता है। इफ यू चूज द सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम कौन सा होता था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू 1 होती है, उस टाइम पे आपके पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा k को 1 रख लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप चूज करते हैं SI या फिर MKS सिस्टम, जो कि दोनों लगभग एक ही है, SI में 4 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज और जोड़ दी गई थी, बस बाकी एक ही जैसा है। उस टाइम पे k को लिखते हैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई। उस टाइम पे k को क्या लिखते हैं, म्यू नोट, म्यू MU म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है। हेयर दैट इज म्यू नोट, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 10 की पावर -7, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 10 की पावर -7। k की वैल्यू, इसकी यूनिट अगर मैं लिखना चाहूँ तो यूनिट क्या बनेगी, देखो k को एक तरफ रखो, बाकी क्या बनेगा, dB इस तरफ, आर स्क्वायर ऊपर की तरफ आ गया,
ये नीचे आ गया IDL साइन थीटा, ऐसे निकालेंगे ना के को। DB इसकी क्या होती है यूनिट टेस्ला, इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर, करंट की क्या होती है एम्पियर, लेंथ की क्या होती है मीटर, एंगल की कुछ होती नहीं, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यह है आपके पास टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ पे यूनिट जो लगाएंगे आप वो आएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, ये यूनिट लगाएंगे। या फिर आप वेबर की टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, आपके पास टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो के की वैल्यू आपके पास 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर आ जाएगी, अगर ये वाली उसमें रखेंगे तो, ठीक है। तो यूनिट आप याद रखेंगे, ओके। तो आप के को SI सिस्टम में μ0/4π रखेंगे, μ0/4π की वैल्यू याद रखते हैं 10⁻⁻7 के बराबर होती है, ओके। अभी μ0 बता रहा हूं मैं होता है क्या है, एक बार मैं रिफिल कर लेता हूं। तो अगर मैं इसमें यूज करता हूं तो आपके पास dB का फॉर्मूला SI सिस्टम में क्या बनेगा, μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये आपके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा। जनरली SI सिस्टम ही यूज होने वाला है आपके पास, ठीक है। CGS सिस्टम जनरली मिलेगा ही नहीं आपको, ओके। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। इसमें जो आपको बताया है ये μ0, ये μ0 बोला जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। जैसे एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे ही आपके पास μ0 है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबल मतलब कि कितना परमिट करता है, कोई मीडियम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है, कितना परमिट करता है जाने के लिए, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। और फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस कितना अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से जाने के लिए, उसको बोला जाता है फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ओके। इसमें कुछ खास है नहीं हमारे पास। तो ये dB बन गया आपके पास, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी समझ में आई, जिसकी वैल्यू होती है μ0/4π, दैट इज इक्वल टू, अगर आप μ0 निकालना चाहें देखिए कैसे, μ0/4π की वैल्यू बताया आपको 10⁻⁻7 SI सिस्टम में, यहाँ से μ0 निकालेंगे तो आपके पास 4π × 10⁻7 आ जाएगा, ओके, ठीक है। यूनिट इसकी भी वही रहेंगी जो के की यूनिट थी, यूनिट आप निकाल सकते हैं, ओके, ठीक है भाई। μ0 की यूनिट भी तो वही रहेगी ना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। ये थी आपके पास स्केलर फॉर्म, पर हम ये पहले से ही बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई वेक्टर फॉर्म भी होगी। तो लेट्स सी द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इसका क्या देख रहे हैं हम, वेक्टर फॉर्म। इसकी वेक्टर फॉर्म के लिए देखिए dB को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये आपके पास आया μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इतना लिखा हुआ था। आपने क्या बना दिया, लेफ्ट में एक वेक्टर बना दिया। μ0/4π एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ, DL जो आपके पास था वो क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है। साइन थीटा एंगल एक स्केलर क्वांटिटी, आर स्केयर किसी क्वांटिटी का स्केयर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जनरली आपके पास जो इधर इस, अच्छा जब साइन थीटा लगा है तो ये भी अभी स्केलर में ही लिखा है, ठीक है। तो जनरली आपके पास लेफ्ट साइड एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट साइड एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर स्केलर के बराबर नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड को भी एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। इसको वेक्टर बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। वो यूनिट वेक्टर हमने लगा दिया आर कैप, ठीक है, आर कैप लगा दिया इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। आगे चलते हैं। एक यूनिट वेक्टर आर कैप वो यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिट वेक्टर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यही फॉर्मूला होता है, इसमें यूज करते हैं। dB इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन आर स्केयर, और इसको मैंने लिखा वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ओके, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इसी चीज़ को मैं एक बार फिर से यहाँ रिपीट करूँ तो dB इक्वल टू μ0/4π I डिवाइडेड बाई, ये नीचे आर स्केयर था, एक आर ये आ गया, दोनों मैग्नीट्यूड ही तो है, तो ये कितना बन गया, आर का क्यूब। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, DL R साइन थीटा। आप बोल रहे DL भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, DL भी वेक्टर है और एक आर भी वेक्टर है, ठीक है।
तो डी एल आर साइन थीटा, दो वेक्टर्स का एक तरीके से मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है ये, और उसके साथ एक साइन थीटा लगा है, तो क्या बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू में साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू में साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप साइन थीटा को हटाए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा यहाँ नहीं लगाएंगे हम इसको, ठीक है, यहाँ नहीं, क्योंकि पहले ही वेक्टर हो जाता तो फिर उसकी आर कैप की जरूरत ही नहीं थी। ओके, ठीक है, ये बन गया आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म। नीचे आर क्यूब है, ध्यान देना, नीचे आपके पास आर क्यूब है। अब देखिए जो डीबी की डायरेक्शन है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के बिल्कुल शुरुआत में ही ये सिखाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो जो ये डीबी वेक्टर है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू, इन सब का तो कोई डायरेक्शन में रोल ही नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन में रोल है डीएल क्रॉस आर का, और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट में आने वाले दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल, जो लेंथ के लॉन्ग एलिमेंट लिया था उसके भी परपेंडिकुलर होगा। डीवी विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर है, और इट विल बी आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, डीएल और आर वेक्टर को जो प्लेन कंटेन कर रहा है उसके भी ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन कैसे निकलेगी, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर करो, दूसरी के में कर्ल करो, और आपका जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ओके, तो निकाल के देख लेते हैं डायरेक्शन। देखिए कैसे, ये वायर था कुछ इस तरीके का, ये करंट जा रहा था, ये था आपके पास डीएल ऐसा इस तरीके से, यहाँ था आपके पास आर इस तरफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, आर इस तरीके से था, ये वो पी पॉइंट था। अब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको डीबी सोल्व करना पड़ेगा। डीबी सोल्व करने के लिए आपको ये तो डायरेक्शन में कोई रोल नहीं रखते, डीएल क्रॉस आर सोल्व करना पड़ेगा। डीएल क्रॉस आर को सोल्व करने के लिए क्या बताया था मेथड आपको, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स करें, डीएल ऊपर की तरफ है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर कर ली, मोड़नी किस तरफ है, सेकंड वेक्टर की तरफ, सेकंड वेक्टर कौन है आर, आर की तरफ मोड़ लिया, तो इसको मैं ऐसे करे तो कैसे मोड़ लूँ, इस तरीके से करनी पड़ेगी। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर करी, आर की तरफ मोड़ी, सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ी, तो थंब किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। तो जो ये पी पॉइंट है, इधर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बढ़ेगी वो नीचे की तरफ बढ़ेगी, मतलब बोर्ड से अंदर की तरफ। यहाँ क्या है आपके पास इनवर्ड टू बोर्ड, इनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर लिख सकते हैं आप, अगर पेपर पर कर दे तो इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इधर किया और ये डाउनवर्ड आई। मैग्नेटिक फील्ड की डाउनवर्ड डायरेक्शन को ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड जा रहे हैं, क्रॉस का मतलब आपके कागज के अंदर की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ निकालनी होती तो प्रोसीजर क्या था, करंट की डायरेक्शन में डीएल लीजिए, उस पॉइंट को मिलाइए, तो इसको आर बोलेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे देखिए, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर करी, सेकंड की डायरेक्शन में मोड़ा, सेकंड ये है, सेकंड की डायरेक्शन में मोड़ा तो फिंगर अब कहाँ पे आ रही है, ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड टू द प्लेन है, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, और अपवर्ड डायरेक्शन को ऐसा डॉट से दिखाते हैं, डॉट से इस तरीके से, ठीक है। इनवर्ड को क्रॉस से दिखाते हैं और आउटवर्ड को डॉट से दिखाते हैं, ऐसा। जैसे अगर पेन को ऊपर से देखा जाए तो डॉट से दिखेगी ना, इसको ऐसे देखो तो ये डॉट डॉट दिखेगी, तो डॉट को नीचे से ऊपर आता हुआ दिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको कैसा दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, ऐसा दिख गया, ठीक है। आपको 10th क्लास का थोड़ा सा याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हरदम क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में जाती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से स्टार्ट साउथ में गई, अंदर साउथ से नॉर्थ। इतना याद है 10th क्लास में, मैं मान के चल रहा हूँ, बाकी ये फिर से आएगा दोबारा से, पर आप इतना याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक्स क्लोज लूप, हरदम क्लोज लूप बनाते हैं। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से अंदर गई है, यहाँ से बाहर आई है, तो क्लोज लूप कैसे बनेगा, जहाँ से चालू हुई वहीं पे खत्म होगी। तो यहाँ से अंदर गई, पीछे जाके ऐसे घूम के यहाँ से बाहर आई होगी, और यहाँ अंदर गई होगी, यहाँ से अंदर गई, वहाँ से बाहर आई, अंदर गई, इस तरीके से ही तो क्लोज लूप बनेगा। तो अगर मैं सब जगह बनाऊँ, अगर यहाँ निकालता तो यहाँ अंदर गई, यहाँ बाहर आई, ऐसे यहाँ अंदर गई, यहाँ बाहर आई, यहाँ अंदर गई, यहाँ बाहर आई, यहाँ अंदर गई, यहाँ बाहर आई, यहाँ पे अंदर गई, यहाँ बाहर आई, यहाँ अंदर गई,
यहाँ बाहर आई, यहाँ अंदर गई, यहाँ बाहर आई। इस तरीके से ये अंदर दिखा रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। ओके, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास एक वायर के अराउंड कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाती है, जो आपने ओरेस्टेड ने प्रूव किया था। ठीक है, डायरेक्शन आ गई यहाँ से आपके पास, और दूसरा आपको निकालना आ गया कि किस तरफ अंदर जा रही है किस तरफ बाहर जा रही है, वो आप डीएल क्रॉस आर करके निकाल सकते हैं। डीएल इस तरफ, आर उस तरफ, तो इधर अंदर, डीएल उस तरफ, आर उस तरफ, तो इस साइड बाहर, ऐसे करके। ठीक है, तो एक वायर के लोग ये कोसेंट्रिक सर्कल बनाती है। ठीक है, इसी में थोड़े से और केसेस देखते हैं। ये आपके पास एक बार दोबारा से मैं स्केलर फॉर्म लिखता हूँ, dv विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अगर साइन थीटा लगा दिया तो नीचे आर स्केयर। इफ आई विल टॉक अबाउट एट द एंगल 90 डिग्री, तो आपके पास थीटा, साइन थीटा मैक्सिमम होएगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 होती है। भाई थीटा को 90 रखो, साइन 91 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैक्सिमम आएगा। बाकी चीजें तो चेंज नहीं होगी भाई, करंट उतना ही जा रहा है, डिस्टेंस उतना ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई उतना ही है, डीएल उतना ही है, तो चेंज कौन हो रहा है? बस एंगल। एंगल अगर आपके पास 90 कर दोगे, मतलब वायर के बिल्कुल ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछोगे, तो दैट विल बी मैक्सिमम। अगर आप थीटा को 0 डिग्री या 180 डिग्री लिख देते हो, तो इसका मतलब है 0 डिग्री मतलब वायर के ऊपर ही आगे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। भाई अगर ऊपर देखोगे तो थीटा 0 बनेगा, अगर यहाँ देखोगे तो थीटा आपके पास 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे जब साइन को 0 या 180 रखोगे, तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड ही आपके पास 0 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 ऑन द वायर इटसेल्फ। वायर के खुद के ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो वो कैसा आएगा आपके पास? 0। बात क्लियर है? ठीक है, इसको आप करंट डेंसिटी की टर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी की टर्म में भी आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, कैसे? करंट अपॉन एरिया, एरिया को जैसे हम कैसे लेते हैं? ds। करंट अपॉन एरिया, इसको क्या लिखते थे? करंट डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी। अगर मैं इसको dl से मल्टीप्लाई करूं और dl से ही डिवाइड करूं, dl से मल्टीप्लाई किया और dl से ही डिवाइड किया, तो ये आपके पास j के बराबर, ऐसे ही लेफ्ट इस साइड को dl से मल्टीप्लाई किया, d से डिवाइड किया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अच्छा, आइडियल को तो मैं ऐसा ही रख रहा हूँ, आइडियल को तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई ds। ds क्या होता है आपके पास? एरिया, एरिया इनटू सम लेंथ, 3 लेंथ की मल्टीप्लीकेशन। ये किसकी डायमेंशन होती है? वॉल्यूम की। तो मैं इसको वॉल्यूम लिख रहा हूँ, dv, dv इज द वॉल्यूम, इक्वल आ गया j के। तो आप आइडियल को हटा के j dv लिख सकते हैं। आइडियल को हटा के क्या लिख सकते हैं? j इंटू में dv। तो बस इधर सिंपल आप क्या लिख देंगे? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल को हटा के आपने j लगा दिया, j के साथ क्रॉस में r आ गया, डिवाइडेड बाई आर क्यूब और एक dv और बचा था। तो आपके पास dv का फॉर्मूला करंट डेंसिटी की टर्म में ये हो जाएगा। ठीक है, वो कहीं यूज नहीं होगा। तो आपके पास ये था बायोट-स्वार्ट्ज़ लॉ। बायोट-स्वार्ट्ज़ लॉ क्या बोलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, बायोट-स्वार्ट्ज़ लॉ की निकालेंगे। एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और एक करंट कैरिंग लूप की वजह से, एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।